हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थर्ड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस जो है थ्योरी इनटू प्रैक्टिस बुक 2। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए पिछले 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, 3 साल के 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमने निकाले हैं। उसके बाद उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद हम उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके रिपीट हो चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को भी लेकर आए हैं जो कि आपके रिपीट नहीं हुए बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड सेमेस्टर ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आस्क पूछा कि सर इसके बारे में भी बनाइए, तो हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बात करें सब्जेक्ट की, तो ये आपका सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। आपके बुक का नाम है 2। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। बात करें सेक्शन ए, सेक्शन ए में वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन प्लस उसका जो टॉपिक रिलेटेड चीजें हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन या फिर टॉपिक बनता है वो है रोल ऑफ कल्चर प्रैक्टिस एंड बिलीफ्स इन एनवायरमेंटल कन्वर्जन। पर्यावरण संरक्षण में सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं की क्या भूमिका है? पर्यावरण को बचाने में, संरक्षण देने में या संरक्षण करने में सांस्कृतिक प्रथाएं और जो मान्यताएं हैं उनकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले करती हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये 3 बार रिपीट हो चुका है अगर हम देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण संरक्षण में सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं की भूमिका बताइए। संक्षिप्त टिप्पणी देनी है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है इस क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है अलग तरीके से। किस तरीके से देखते हैं? सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन वे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती हैं। उचित उदाहरण के साथ इस जो कथन है इसकी आपकी पुष्टि करनी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो पर्यावरण में, पर्यावरण को बचाने के लिए सांस्कृतिक परंपराएं और जो मान्यताएं हैं वो काम तो कर सकती हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, उसको लिए भी एक दिक्कत बन सकती हैं। तो इसका जो उदाहरण है इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। एक बार और क्वेश्चन आता है कि प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें कि कैसे धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पारंपरिक तरीके और प्रथाओं ने भारत में पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा कि जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं हमारी पुरानी, वो पर्यावरण संरक्षण में कैसे हेल्प करती हैं, और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी हानि कैसे पहुंचाती है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं अपने आप से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिपीट हुआ है, वो है मानव वन्य जीव संघर्ष और उसके प्रभाव के बारे में है। क्वेश्चन क्या है कि मानव वन्य जीव संघर्ष और जैव विविधता पर इसका प्रभाव बताइए। ठीक है, मानव का और वन्य जीव का, इनके बीच में क्या है? संघर्ष है। और जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट जो होता है वो आपको लिखना है। आगे देखें, एक बार और आता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष भारत में जैव विविधता के लिए एक बड़ा क्या है? खतरा बनकर उभर कर सामने आया है। ऐसे संघर्ष में वृद्धि के संभावित कारणों की पहचान करें और उनको कम करने के लिए जो ठोस समाधान है वो समाधान भी आपको यहाँ पे देने होंगे। समाधान आपके अपने होंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, और उन कारणों को भी बताना है कि भाई ये क्यों संघर्ष बढ़ रहा है, मानव और जो वन्य जीवों के बीच में संघर्ष है वो क्यों बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। एक बार और ये क्वेश्चन आता है, मानव वन्य जीव संघर्ष को एक प्रमुख सामाजिक पारिस्थितिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो वन्य जीव आवासों में मानवीय गतिविधियों के विस्तार से उत्पन्न हो रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, देखिए, जो मानव और वन्य जीव के बीच में क्या है? संघर्ष हो रहा है। इसको हम क्या देख रहे हैं? सामाजिक परिस्थिति की एक चुनौती देख रहे हैं, जो क्या है कि जो वन्य जीव आवासों में मानवीय गतिविधियों के विस्तार से उत्पन्न हुई। अब देखिए, वन्य जीव जहां रहते हैं, वन मतलब जो जानवर है वो जहां रहते हैं, मानव क्या कर रहा है? उन क्षेत्रों में जाकर घुस रहा है। ठीक है, वहां पे जाके गतिविधियां कर रहा है। जैसे कि आपको बताओ, बहुत बड़े लेवल पर जंगल काटे जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप कह सकते हैं कि जो पहाड़ थे उन्हें हटाया जा रहा है। ठीक है, भारत के अंतर्गत अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानव मतलब हम लोग जाकर जंगल में तहस नहस कर रहे हैं, जिससे कि वन्य जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में संघर्ष तो बन रहा है। तो ये जो चीजें हैं क्या है? गतिविधियों के विस्तार से आपको यहाँ पे क्या करना है? उत्पन्न हो रही है। तो आपको उदाहरण के साथ साथ इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आगे देखते, 3 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि कारण आवास अतिक्रमण और जनसंख्या वृद्धि से हाथियों द्वारा फसल छापेमारी, प्रभावी जाति होने, मानव चोट समाधान।
सौर बाढ़ और समुद्री ग्रस्त। अब समझिए कि भाई क्या हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग जाकर जंगलों को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वन्य के जीव हैं, आप जैसे हो गया हाथी हो गए, ठीक है, शेर हो गए, अलग कोई भी जानवर हो गया, अगर हम जाके जंगल काट रहे हैं तो वो लोग कहाँ रहेंगे, वो लोग वहां निकल के आएंगे जहाँ पे हम लोग रहते हैं फिर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे बीच में और उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा, दिक्कतें पैदा होंगी, तो ये सारी चीजें हैं। एक और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है कि इसमें क्या है, इन सीटू वर्सेज एक्स सीटू, इन सीटू बनाम एक्स सीटू संरक्षण रणनीति। ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, देखें तो। ठीक है, प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन सीटू रणनीति बनाम एक्स सीटू रणनीति के ऊपर आपको बात करनी है, अंतर बताना है। संरक्षण के लिए इन सीटू रणनीति बनाम एक्स सीटू रणनीति जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है, इसके बीच में भी अंतर बताना है। इन सीटू संरक्षण रणनीति के ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इन सीटू और एक्स सीटू जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी है या फिर रणनीति है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। तो ये हो जाता है आपका, ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा आप नीचे जो जानकारी है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पर्यावरण कानून और एनजीटी का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल लीगलाइजेशन एंड एनजीटी। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है इससे रिलेटेड। तो देखते हैं, भारत में पर्यावरण कानून क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर औद्योगिक विकास, शहरीकरण और जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए कि भाई भारत में आपको ये बताना है कि भारत में जो पर्यावरण से रिलेटेड कानून है, ठीक है, वो जरूरी क्यों है, और खासकर औद्योगिक विकास, जो हमारा इंडस्ट्रियों का विकास हो रहा है, ठीक है, फिर शहरीकरण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग शहर बसा रहे हैं, ठीक है, जहाँ जंगल है वहाँ काट के शहर बस जा रहे हैं, वो सारी चीजें, और जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए, मतलब जो जीव जानवर हैं उनके संरक्षण करने के लिए। ठीक है, पर्यावरण, भारत में पर्यावरण कानून क्यों जरूरी है, देखिए जैसे आपको पता है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। आज के टाइम में क्या है कि भाई बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो ये सब भारत में अब आम हो चुका है, बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भाई हम इंडस्ट्रियां बसा रहे हैं ऐसी जगहों पे जाकर जहाँ पे हमें मिनरल्स तो मिल जाएंगे, बट ये क्या होगा, वहां से वहां का जो वन्य जीवन है वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पर्यावरण कानून के महत्व, पर्यावरण कानून के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में राष्ट्रीय हित अधिकरण मतलब एनजीटी की भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है ये आपको यहाँ पे बतानी है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं, एक बार और क्वेश्चन आता है अगला कि भाई वन्य जीव अधिनियम जैसे कानून संरक्षण नियंत्रित एनजीटी विवाद तेज निपटार, ठीक है, और विकास के संरक्षण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये उसके बारे में जो ऊपर क्वेश्चन है उसके बारे में। अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन बनता है वो है ओजोन परत क्षरण के कारण और प्रभाव। ओजोन परत के ऊपर जो आप कह सकते हैं ना कि हानि पहुंच रही है, उसका क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये आपको बताना। ओजोन परत का क्षरण, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, ओजोन साद्रता तालिका, गंभीर क्षरण दशक और 2010 बाद वृद्धि के कारण दो ओडीएस नाम, दो हानिकारक प्रभाव। ठीक है, अब देखिए इसके कई सारे प्रभाव भी पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रभाव नहीं पड़ते हैं, प्रभाव भी पड़ते हैं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई ओजोन परत को किन कारणों से ओजोन परत प्रभावित हो रही है, और जब वो प्रभावित होती है उसमें कोई होल हो जाता है, तो वो होल जो है वो हमें किस तरह से प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है भाई, कई सारी यूवी रेज आती हैं जिससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, फसलों को हानि पहुंचती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओडीएस जो है चरणबद्ध समाप्त कर दिया गया था। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, एक तरह की रेफ्रिजरेटर एसी से निकलती है, ये गैस क्या करती है, ओजोन परत को बहुत बड़े स्तर पर क्या करती है, हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगला इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन देखें, वो है संरक्षण में पवित्र उपवनों का महत्व। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी संस्कृतियों संस्कृतियों की सुरक्षा में पवित्र उपवनों के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये पवित्र उपवन परिभाषित करें, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। जो डिफाइन स्कर्ड ग्रोव्स, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन, आपको यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बतानी होगी। पवित्र उपवन परिभाषित करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वो है कार्बन पदचिन्ह अवधारणा के बारे में। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे डिफाइन कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट इसको आपको छोटे शब्दों में बताना होगा, मतलब जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है उसमें, और डिफाइन कार्बन फुटप्रिंट इसको आपको बड़ी डिटेल में बताना होगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है रिपीटेड वो देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है जैव विविधता हॉटस्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी।
ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि भारत में एक जैव महाविविधता वाला देश है क्यों माना जाता है? भारत को जैव महाविविधता मतलब कि डिस्कस व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है कि भारत में एक तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि होता है ना मौसम, वो एक प्रकार का, अगर मैं बताऊं जैसे कि विदेश में क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर ही सीजनल चल रहा है पूरे देश में, ठीक है, पर भारत में क्या है कि भाई यहाँ पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जानवर भी अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, जैव विविधता, मौसम में विविधता है जैसे कि, तो यहाँ पे जैव विविधता है। जैसे कि हम बात करें भाई नीचे की तरफ हमें थोड़े ऐसे जानवर अगर हम बात करें भारत में केरल की साइड, तो वहाँ पे थोड़ा हल्का ठंडा का एरिया हो जाता है। सबसे ऊपर चले जाए तो वहाँ पे एकदम बर्फबारी वाला क्षेत्र हो जाता है। यहाँ बीच में हम जहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ पे मौसम जो है वो गर्म गर्म टाइप का है। तो यहाँ पे जानवर जगहों के हिसाब से वहाँ पे अपना करते हैं। तो भारत में बहुत सारे जानवर, उनकी बहुत सारी विविधताएं देखने को हमें मिलती है, तो इस हिसाब से आप अपना जो है आंसर बना के लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट और इसके महत्व के ऊपर आपको क्या करना है, संक्षिप्त व्याख्या करनी है। किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या मानदंड मानदंड है? ठीक है, जब भी हम किसी जगह को ये बताते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसके लिए किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 3 क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैव विविधता से रिलेटेड और मेगा डाइवर जो मेगा डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और जो रिपीटेड, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेक्शन भी चालू हो जाता है। इस सेक्शन में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट नहीं हुए हैं बट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर पढ़िए, एक बार समझ के जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन की पूरी लिस्ट है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन आपके इस वाले पेपर में नहीं आ सकते, तो इनको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हुए चलते हैं। छठा महाविलुप्त संकट, ठीक है, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन क्राइसिस क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करने के लिए कहा जा सकता है। देसी प्रजाति बनाम आक्रामक प्रजाति, इनके बीच में आपको अंतर बताने के लिए पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाम राष्ट्रीय हरित कोड, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आगे देखें, जैव विविधता के विभिन्न मूल्य क्या हैं और वे पारिस्थितिक संतुलन, मानव कल्याण और सतत विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। टाइगर परियोजना। फिर आगे देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था, इसके ऊपर आपको बताया पूछा जा सकता है कि भाई जो अर्थ समिट हुआ था उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसमें किन बातों पे बात करी गई थी, ये सारी चीज आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। फिर आणविको आंदोलन, ठीक है, ठीक है, अपिको अपिको जो आंदोलन है वो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है संक्षिप्त टिप्पणी में। आगे देखें, प्रजाति पुनर्वास और स्थानांतरण, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। रामसर कन्वेंशन बनाम रासायनिक हथियार सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आता है, किस्टोन प्रजाति बनाम जो प्रमुख प्रजाति है, इनके बीच में अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। की स्टोन स्पीशीज वर्सेस फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है, भारत के विकास परियोजना के कारण विस्थापित लोगों और समुदायों के पुनर्वास से संबंधित चुनौतियों और नीतिगत उपायों के ऊपर आपको यहाँ पे बात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये आपको कहा गया है। नेशन सोलर मिशन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण में इको लैब की क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। इको लैब, सॉरी, इको क्लब की क्या भूमिका है, रोल ऑफ इको क्लब इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस अवेयरनेस एंड कन्वर्जन, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। जलवायु परिवर्तन बनाम ओजोन परत क्षरण, ये आपको यहाँ पे बताना है। छत्र छत्र प्रजाति बनाम संकेतक प्रजाति मतलब अम्ब्रेला स्पीशीज वर्सेस इंडिकेटर स्पीशीज, ये आपको दोनों बतानी है। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनके बीच में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या पॉइंट है, ये आपको ये बताने के लिए कहा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, और भी आते हैं थोड़े से क्वेश्चन कि भाई ओजोन सांद्रता तालिका गंभीर शरण दशक 2010 वाली वृद्धि के कारण दो, ठीक है, बनाम ओडीएस, ये सारी चीज आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। आगे देखें, पर्यावरण संचार विधियों जागरूकता फैलाने के लिए। फिर वन गिरावट केस स्टडी, खतरे पहचान, कारण समझाइए, रणनीति सूच, ये सारी चीज आपको बताने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थानिक प्रजाति बनाम कार्बन कार्बन पदचिन्ह। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, सतत विकास के बारे में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, जैव भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करिए, इसके बारे में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है प्राणी उद्यान और पवित्र उपवन, ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा जो होती है ना, एसिड रेन, या सीबीडी और सीआईटी ईएस
जो है इसके बारे में आपको अंतर बताने के लिए कहा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यटन प्रभाव, जैव विविधता हॉटस्पॉट, महत्व, चिपको प्रभाव जो था उसका संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानव जनसंख्या पर्यावरण पर 4 प्रभाव समझाइए, हॉटस्पॉट दंड मानदंड, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स आ जाते हैं, आप इन टॉपिक्स को सेक्शन शी में पढ़ सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले। उसके बाद वो टॉपिक है जो कि आपके 2 बार रिपीट हुए हैं, ये सब। ठीक है, उसके बाद वो वाले टॉपिक आ जाते हैं आपके जो एक ही बार रिपीट हुए हैं, बट आपके एग्जाम में इनके आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट ईवीएस का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात करी है। ठीक है, आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हमने ऊपर बात करी है, इनको एक बार बस पढ़ के जाइएगा। ऐसा ना करिए कि आप ढील दे दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा एग्जाम में जो आंसर राइटिंग है वो सारी चीजें करना। साथ के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट्स के हमने नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए। डायरेक्ट पीडीएफ आप चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। आपके लिए ईजी रहेगा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।